अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 27 स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वह कमरे में आया तो रोशनी नीम मदम थी, बाजू में दर्द से टीसी से उठ रही थी। वो लब बीचे दर्द दबाने लगा था, लेकिन आज की फतह हर शय पर वारी थी। इतने दिनों बाद वो फिर से जी उठा था। आज वो और उससे जुड़े मुल्क के नायाब हीरे दुश्मन का गरूर और उनके गंदे इरादे मिट्टी में मिला चुके थे। लाइट्स ऑन की तो नजर सामने गई और फिर जैसे वहीं पर जम गए। वो लड़की उसी के सर पर, उसी के तकिए पर सर रखे, वही कुशन जिसे वो बाजू में दबोच कर सोता था, बिल्कुल उसी के अंदाज में दबोचा हुआ था। स्याह बनोरा जो कि हम वक्त शिकवा कुन होती थी, इस वक्त बांधती। लब हल्के से नीम हुआ थे। वहाज के दर से बेचे हुए लब थोड़े से खुले थे। वो उसी के अंदाज में सोने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। वो एक जानब कोच पर बैठ गया। बाजू पर लगे हुए कट जैसे कुछ पल के लिए भूल से गए थे। वो यकटक उसको देखे गया। पहली मर्तबा वो अनाबिया को नहायत ही किसी रोक टोक के बिना दिल की सर्जिश की वे महज देख रहा था। वो सोते हुए काफी प्यारी लगती है। उसके दिल ने चुपके से कहा तो वो पहलू बदल कर आ गया, जैसे दिमाग की नफी पर बदमजा हुआ हो। वो गहरी नींद में थी, पर निगाह की तपश महबूब की थी। कैसे ना किस्मत आते। वहाद ने उसके रूप बदलने पर फौरी नजर का भी रुख बदला और शर्ट उतारने लगा। एक बार फिर कांधे के पास दर्द की शदीद लहर महसूस हुई और लब्बू से करा निकले। एक जगह पर 2 मरतबा कट लगे थे, जिसकी वजह से जख्म काफी गहरा हो गया था। शर्ट उतारकर अब वो वेस्ट भी जुदा किए हुए ड्रेसर के सामने खड़ा हुआ था। अनाबिया बिल्कुल उसके किनारे पर थी और वहीं पर साइड टेबल में उसने बॉक्स रखा हुआ था। वो दबे कदम लिए उसके जाना पाया ताकि उसकी नींद में जरा सा भी हल्लन न पड़े। नीचे झुककर उसने ड्रा का लॉक खोला एंड उसी वक्त अनाबिया ने करवट बदली थी। उसका हाथ वहाज के बाजू पर लगा। ठंडा सा तासुर उसके हाथ के पुश पर लगा और वहाज सुल्तान को उसके हाथ का लम्स हल्का सा गर्म लगा। तो जैसे साकत पर दिल दर्द उठा था, दिल चाहा उसका नरम गरम सा हाथ अपने दिल पर आकर उसे पुरस्कून कर दे, जो उसे सामने देखकर हर बार गम ताज़ा कर देता था। वो तोहमत याद दिला देता था। अगर जहम उसके दिए गए थे तो महरम भी उसकी जात ही रख सकते थे। न जाने किस एहसास के जरिए से अनाविया का वजूद बेचैन सा हुआ था। ये शायद वहाज सुल्तान की बदलती निगाह, बदलते दिल का असर था। उसने बोझल आंखें बामुश्किल खोली और करीब बैठे हुए वहाज को देख के वो हैरान हुई थी। हैरानगी खौफ में बदली और फिर उसके चेहरे निकले। अचानक रद्दमल जो वहाज को सामने देकर हुआ था, वहाज उसकी कैफियत समझते हुए फौरी लबों पर हाथ रख गया था। चीहो मत, तुम्हारे मामा बाबा दूसरे रूम में है। उसका लहजा नहायत धीमा था, पर उसमें की गई सर्दिश काफी गहरी थी। उसने पहली भी आंखें फैलाकर बामुश्किल सहलाया था तो वहाज ने हाथ हटाया। आप कबाई और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो हथेलियों को बैठ पर जमाती फांसे पहुंच लगी थी, पर निगाह उसके शर्टलेस वजूद पर गई। अनाबिया का हलक जैसे खुश्क हुआ था। उसे अपना सवाल नहायत ही बेतुका लगा था। तुम शायद मेरी जगह पर सो रही थी, वहाज ने असली सद अंदाज में जवाब देकर ड्रा से बॉक्स निकाल कर ऊपर रखा तो खुद खड़ा हुआ था। वो मैं उसे समझ नहीं आएगा क्या वजह दे। आपने तो कहा था आज मैं यहाँ पर सो जाऊं, क्योंकि मेरे रूम में तो मामा पापा सो रहे हैं ना। आपने मना किया था कि उन्हें गेस्ट रूम में नहीं ठहराना, और फिर आप ही तो कह रहे थे। वहाज ने हाथ उठाकर मजीद वजाहत से रोका। आपने पूछा था वहाज, तभी मैं आपको बता रही हूँ। उसके चेहरे पर पहली संजीदगी पर रोहान सी हुए थे। जानता हूँ मैं तुम्हें क्या कर गया था, पर मेरी सर पर कोई लेटे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसने जिताती हुई निगाह नाबिया पर डाले, चुप कर बाक्स उठाया था। वहाज, वो बोलना चाहती है, पर उसकी मजबूत मसस वाले बाजू पर रैक करके नीचे आती हुई खून की एक लाइन ने उसकी जुबान कम की थी। उसे फैली खौफजदा आंखों से उसके बाजू से निगाह कांधे से दुराई थी, पर कांधा तो ठीक था। कुछ वो खड़ा हुआ था और वो बैठी हुई थी, इसलिए खून की लकीर ही नजर आई थी। खून? वहाज आपके बाजू पर? अनाबिया फौरन कंफर्टर हटा कर उठी। कट लग गया था। उसके लिए आम जैसी आम सी बात थी। कट नहीं वहाज, कुछ और हुआ है। ऐसे खून नहीं निकलता, देखें बाजू अपना। उसने बाजू की तरफ तवज्जो दिलाई। आप कहाँ गए थे, बताएं मुझे, और कहाँ से निकल रहा है खून? उसके अंदाज पर वहाज के माथे पर बल नुमाया थे। हद में रहो अपनी, किस हक से पूछ रही हो? मेरी मर्जी, जहाँ मर्जी जाऊं। उसने बुरी तरह से नाबिया को झिड़का। वो नहीं चाहता था कि उसके जख्मों को देखकर परेशान हो जाए। अभी तो उसने कट नहीं देखे थे, ना जाने फिर क्या हालत होती है। वहाज आपका खून निकल रहा है, मैं बस आपसे पूछ रही हूँ। वो पुलिस आंसू पर काबू पाए बामुश्किल बोलते, जबकि दिल सूखे पत्ते की मानत लजर आता। निकलने दो खून, वो कहता हुआ चंद कदम पीछे बढ़ा, लेकिन मुड़ा नहीं था ताकि वो ना देख सके। नाबिया सराये से बेड से उतरी। बैठो बेड पर, उसने नाबिया को तनबीह की, लेकिन वो बिना उसका हुक्म माने दूसरी तरफ से उतरकर उसकी पुश की तरफ आकर खड़ी हुई थी। वो सिर्फ खड़ी नहीं हुई थी, मुंह पर हाथ जमाए गहरे सांस लेती वो फटी आंखों से उसके कंधे पर लगे हुए गहरे जख्मों को देखा।
वहाज ने सर्दी से अपनी मुठ्ठियां बेची थी। बहुत ही डीठ लड़की हो, जिस काम से मना करता हूँ वही तुमने जरूर करना होता है। वह दांत पात दांत चबाए बोला था। जब उसे अपने जहां पर उसकी नरम पोरों का एहसास हुआ, अनाबिया, वह फौरी मुड़ा। उसकी उंगलियों पर खून ला चुका था। क्यों छुआ तुमने जहम को? उसने कलाई जगह कर उसकी पोरें देखी जो उसके खून से भरे थे। आपको दर्द हो रहा है? कितना दर्द हो रहा होगा? उसके उलझे से अंदाज पर वहाज ने ताज्जुब से उसे देखा था। कुछ नहीं हुआ, अभी मैं पट्टी काट लूंगा, उसने नरमी से पुचकारा। कैसे कुछ नहीं हुआ? इतनी बुरी तरह से कट लगे हैं, आप कह रहे हैं? वहाज की घुरती नजर पर वन्नफी में साइलाती फूट फूट कर रो देती और वहाज को कौफत हुई थी। बजाय मरहम करने के वो रोना शुरू हो चुकी थी। हर बात पर वो रोती है, जरा सी बात होती नहीं और वो रोना शुरू कर देती है। तुमने रोने का परमिट लिया है? जब देखो आंसू बहाती रहती हो। जहां मुझे आए हैं और रो तुम ऐसे रही हो जैसे तुम्हारा कंधा जमी है। हाँ, मेरा कंधा नहीं, मेरा दिल जमी हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। वो चिढ़कर मजीद रोने लगी। स्टॉप इट अनाबिया, ये फालतू बातें ना करो। कोई किसी का दर्द नहीं सहता, सब अपना अपना दर्द बर्दाश्त करता है। उसने हाथ खड़ा किया और बॉक्स लेकर ड्रेसर के पास जाकर खड़ा हुआ। अनाबिया ने इस सितमगर की पुश को देखा। दिल तो चाह के एक बार जता दे कि अगर कोई किसी का दर्द नहीं सहता तो फिर उस दिन वो बेकरार क्यों हुआ था। उसकी तो बस उंगलियां समी थी। वह बामुश्किल अपने कंधे से बहते हुए खून को साफ कर रहा था। जैसे जैसे वो जाम पर काटन फेर रहा था, अनाबिया का दिल दह रहा था। वह हाथ ला पीछे दांतों तले दबाए, अब मजीद हाथ पीछे करके जाम साफ करने का था, पर थोड़ी मुश्किल हो रही थी। उसने एक अधूरी निगाह भी उस पर न डाली जो कब से उसके जामों पर अश्क बहा देख रहे थे, पर अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। नहायती बेदर्दी से कर रहे हैं फहाज, मैं बाबा को बुलाती हूँ, वो ठीक से कर देंगे। वो कहकर दरवाजे की जाने बढ़ने लगे। खबरदार, जो तुमने उन्हें बुलाया, वो कार्टन फेंक के घुराया था। वहाज, इतना खून, इतना गहरा जहम, प्लीज इस वक्त अपना गुस्सा अपनी नाराजगी एक तरफ कर दे। जहम खराब हो जाएगा, हो जाने दो। नासुर भी बनता है तो बन जाने दो, और अगर इतनी हमदर्दी जाग रही है ना तो खुद कर दो। हमेशा अपने काम के लिए दूसरे को क्यों सहमत देती हो? उसके तर्ज पर उसे वहाज को देखा, फिर कदम लेती हुई आगे आई। इधर ही खड़ी रहो, वहाज ने उसे टोका। उसे उम्मीद न थी कि वो इतनी जल्दी मान जाएगी। अगर आप मुझे नहीं साफ करने देंगे ना तो मैं डैड को बुला लूंगी। उसकी वादे धमकी पर वहाज को सहज तैश आया था। मुझसे बहस कर रही हैं, चैलेंज कर रही हो मुझे? वह जारहाना तेवल की तरफ बढ़ा था। वहाज, मैं आपसे बहस क्यों करूंगी? सिर्फ ड्रेसिंग करने का कह रही हूँ, आपका जहम बहुत बड़ा है। वो सफाई अमेज लहजे में बोली थी, जबकि निगाह झुकी हुई थी। तुम्हारे दिए के जहम से बड़ा नहीं है। वो तंजिया मुस्काया। तर्ज के तीर बाद में बरसा लीजिएगा, इस वक्त आपको ड्रेसिंग की जरूरत है। हलक तार करके वो कह तो चुकी थी, पर वहाज के गुस्से से भी अच्छे से वाकफ थी। आओ करो मेरी ड्रेसिंग, और खबरदार, जो तुम्हारे हाथ काम पे या तुम रोई। उसकी कलाई पकड़कर उसे ड्रेसर की तरफ लेकर आया था, पर वो खुद पुश सामने किया खड़ा हो गया था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वह समझ ना पाई थी, पर उसकी पुश को लगे जख्मों पर उसका बुरी तरह से तड़पा था। न जाने किसने इस बुरी तरह से उसके वजूद पर अपना कहर बसाया था। अनाबिया, उसके सद अबाब में एक सर्जिश थी। कपकपाते हाथ उसने एक दूसरे में झगड़े थे, जैसे वो हाथ से छुपाना चाहती हो। कार्टन उठाओ, वो जल्दी से जहम साफ करो। अनाबिया ने कार्टन उठाकर उसके जहम पर लगाई। जिस हिसाब से कार्य हो ना, मुझे नहीं लगता तुमसे होगा। वो कार्टन लेता उसे तेज नजर से गुड़े बुरा था। अनाबिया लब काट कर आई गई थी। उसके जहम उसकी हालत बुरी कर रहे थे, पर वो पत्थर दिल समझ नहीं रहा था। वहाज ने आईने में देखकर जहम साफ किया, पर एक थोड़ा फासले पर था जहां वो ठीक से साफ नहीं कर सकता था। वहाज, आराम से साफ करें। वो उसकी जारियत पर वो उसकी जारहियत पर वो टोके बिना न रह पाई। यह जहम हम जैसे मर्द रोज सिखाते हैं। उसने हाथ पुश पर किए हुए, पर दर्द की वजह से मुश्किल हो रहा था। मैं अब करती हूँ, पूरी कोशिश करूंगी कि आराम से करो। उसने अपनी मेहनती उंगली में काटना पकड़ी। वहाज खामोश हो गया था, ना चाहते हुए भी वह अनाबिया का मुश्तार था। काटन से जहम साफ करके उसने वहाज के हाथ से पायोटीन वाली बैंडेज ली, जो कि तैयार कर चुका था। जितना गहरा एक जहम था, उस पर स्टिचेस लगने थे, पर वहाज कभी ना मानता। उसके जहम पर बैंडेज करते उसकी ठंडी ठंडी सी उंगलियां कांधे से टकराई। वहाज को जहमों में ठंड उतरती महसूस होने लगे। बेएहतियाराना वो आंखें बंद की उसके हाथ का लम्स महसूस करने लगा। वो लम्स जैसे दुआ बन रहा था, ऐसी दुआ जो रफ्ता रफ्ता नशे की तरह उसे अपना आदि कर लेती है। जबकि वो मुसलसल आंसू बहाती अब भी उसके पुरुष को देख रही थी। वहाज, उसकी पुकार नहायत ही मदम थी। वो अब भी आंखें बंद किए हुए था। एक बार इंजेक्शन लगवा ले, जहम बहुत। उसके लफ्ज मुंह में ही रुके थे जब वो उसकी जन्म मुड़ा। उसके चेहरे की कराहतगी से उसे बोलने से रोक चुके थे। ज्यादा सर न चढ़ो, चुपचाप जाकर हाथ धोकर बेड पर लेटो। अभी सबकी उठने में काफी वक्त है, और मैं भी सोना चाहता हूँ। पहले सती और फिर नरमी बड़ा हुआ लहजा उसे उसकी बात मानने पर मजबूर कर गया था। वह वॉशरूम से हाथ धोती बाहर आई। वहाज अब बेड पर लेट चुका था, पेट के बल लेटे।
वो कुशन अपने कंधे के नीचे रखकर आंखें मूंदे हुए था। वहाज, आपको पेन किलर दे दूं? आपको नींद अच्छे से आ जाएगी। उसने डरते डरते पूछा। हाँ दे दो। उसने बहस करना जरूरी नहीं समझा था। उसकी हामी ने जैसी हिम्मत दिलाई थी। वो ड्रेसर पड़ के बॉक्स में से 2 टैबलेट निकाल कर उसकी तरफ आई। पानी का गिलास उसने टेबल से लिया था। वहाज, ये ले। उसने झुका पुकारा पर वो आंखें मूंदे लेटा रहा। इतनी जल्दी सो गया? अनाबिया बड़बड़ाई थी। वहाज, मेडिसिन ले लें। उसने बामुश्किल उसका कंधा हिलाया था। अब उसे ज्यादा हिफत का सामना करना पड़ रहा था। अनाबिया, सोना है मुझे। वो तकिए में मुंह दबाए बड़बड़ाया था। प्लीज दवा ले लें, उसके बाद सो जाइएगा। बिल्कुल भी आपको तंग नहीं करूंगी। अनाबिया किसी भी तरह उसे दवाई खिलाना चाहती थी। वो हमार पड़ी बोझल आंखों को झपकता हुआ बामुश्किल उठा। दवा खाकर उसने अनाबिया से गिलास लेना चाहा पर वो खुद उसके लबों से लगा गए थे। वो बिना आंखें खोले फिर से लेट गया था। वो पानी का गिलास रखकर लाइट्स ऑफ किए दूसरी तरफ आकर दराज हुई। लेकिन नजर इन जख्मों पर जमाली जिससे इन जख्मों को किसी भी तरह ठीक कर देना चाहती हो। उसका जलादपन फिर से याद आने लगा था। कितने जलाद हैं, कैसे जख्म साफ कर लेते। अभी भी भला ऐसे भी भला कोई करता है? वो बड़बड़ाती आंसू साफ होने लगी थी। अब तुम्हारी आवाज ना आई। उसने गड़बड़ बदल का साउट बिल्कुल उसके तकिए के पास रखा था और अनाबिया का दिल जैसे हलक में अटका था। अब इतने पास वो उसे आराम से बिना किसी मुजामत के छू सकते थे। पर सारी बात ही हिम्मत के थी। अनाबिया का उसके माथे के बल उलझने देने लगे थे। उसकी बारी बोझल सांसों से अपने कान पर महसूस होने लगी थी। वो उसके पास था, नहायती पास। किसी भी लम्हे उसके हंसा में ले सकता था पर वो जानती थी ऐसा नहीं होगा। वो उसे उसकी मर्जी के बगैर कभी नहीं छू सकता था। अनाबिया के सोचों का रुख बदलने लगा था। सनम कहती थी वो हवस परस्त मर्द है, लेकिन इतने दिन हो गए थे वो तो उसे ठीक से देखता नहीं था। ना उसकी नजर में कोई अनोखा जज्बा महसूस होता था जो उसे महसूस होता कि वह हवस परस्त मर्द है। वो लोग तन्हा रहते थे लेकिन तन्हाई में भी उसे बाहर से कभी खौफ नहीं महसूस हुआ था। वो शोहर था, उसका हक रखता था, पर हक रखते हुए भी वो हक इस्तेमाल नहीं करता था। बल्कि उसकी आंखों में कभी अनाबिया के वजूद की तलब नजर ही नहीं आई थी। आहिस्ता आहिस्ता वहाज की हमराई में वो जानने लगी थी कि वो शख्स किस तरह का। वो आज जैसे राय कायम हो चुकी थी। वो एक बाइज्जत, बावकार, बारोब और बेहतरीन मर्द था जो औरत की गलती की सजा उसे मार पीट कर नहीं दे सकता था। अनाबिया के गुनाह के बावजूद उसने नाबिया को कभी तकलीफ ना दी थी, वरना अपनी हरकत की वजह से फवाद के कदमों में बैठने के लायक भी ना थे। लेकिन उस शख्स ने उसे अपने बराबर बिठाया था। हाँ, दिल में जगह नहीं दी थी पर दिल का मामला अब पीछे रह गया था। उसने नाबिया के किसी हक में कोताही नहीं बरती थे। उसने वहाज की बारिश आंसू से अंदाजा लगाया था कि वो सो चुका है। तभी हाथ बढ़ाकर उसके माथे के बलों को सीधा करने लगा। जक हाथ वहाज उसका हाथ पेशानी से हटा तकिए पर रखा और उस पर अपना हाथ रख दिया। अनाबिया की चीख निकलते निकलते रुकी। वहाज ने आंखें नींव वाकी और अनाबिया को देखा जिसकी खुलती हुई आंखों को देखा साथी से अपनी आंखें मीच के थे। मेरी नींद में कोई हलट डाले मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, उसने गंभीरता से कहकर अनाबिया का हाथ मसीद कैद कर लेता जैसे हाथ छोड़ना ना चाहता हो। अनाबिया खामोश तमाशे की तरह सुन रह गई थी। उसने आज हाथ खुद थामा था तो वो कैसे आजाद करवा लेते। कंफर्टर हटाकर उसने बोझल आंखें खोली। रात के बीते लम्हों ने चेहरे को दहकता हुआ गुलाब बना दिया था। शजदान कमरे में नहीं था। उसने घड़ी की तरफ नजर डाली तो वहां पर 10 बज रहे थे। उसने पहलू में देखा तो उसे खुद से हया आने लगे थे, पर सदा शुक्र था कि वो वहां पर नहीं था। पर उसकी खुशबू हर शय पर हावी थे। वो चप्पल पहन कर उठी तो नजर साइड टेबल पर लगे जहां पर एक बॉक्स और एक बुक थे। उसने बॉक्स उठाया, उसे खोला जिसमें एक चिट थी। उसे हैरत हुई थी। जानता हूँ ये छोटा सा गिफ्ट है, आपके गरीब से चोर ने अपनी हलाल कमाई से खरीदा है। रात में आपको ये नहीं दे सका, ना मैं देना चाहता था, क्योंकि ये मैं सुबह सिर्फ आपको पहने हुए देखना चाहता हूँ। रात अगर ये आप पहनती तो आपकी नाक सुर हो जाती, जो मेरे सब्र का इम्तिहान थे। इसलिए मेरी गैर मौजूदगी में उसे पहनकर अपनी नाक की सुरह छुपा कर मेरे सामने आइएगा ताकि तारीफ करने में कोई उलझन ना हो। उसकी पलकों में लजरिश हुई जबकि लब मुस्कुराहट में डले थे। उसकी मोहब्बत उसे अब मकरूर बना रही थी। उसने एक बुक को नजरअंदाज कर दिया और बॉक्स उठाकर ड्रेसर के सामने खड़ी हुई। पर्पल डायमंड की वो नोज पिन हद दर्जा खूबसूरत थी। उसकी चमक आंखों को हैरान कर रही थी। उसने नाक से नोज पिन निकालकर वो नोज पिन सजाए। नोज पिन से ज्यादा वो नोज पिन खूबसूरत लग रही थे। नोज रिंग से ज्यादा वो नोज पिन खूबसूरत लग रहे थे। उसकी नाक सुर हो चुकी थी। ये शख्स सारी खबर रखता है। वो नाक सुखरे बोलती, वो खिलखिला देती। यजदान को दिखाने का ख्याल जोर पकड़ने लगा था, इसलिए फ्रेश होकर वो जिस वक्त बाहर आई उसे रोज की कमी शिद्दत से महसूस हुई। वो सुबह ही बोतल के जिन की तरह हाजिर हो जाती थी, पर आज वो आई ही ना थी।
आज तो रोज भी नहीं आई। सबने इकट्ठे गायब होने की ठान ली है। वह बड़बड़ा कर बाल सुझाने लगी। गुनहरी बाल सुझाकर पुष्प फैलाए। उसे रोज से मिलने की जल्दी थी, उसे बताने की जल्दी थी कि वो जजदान को मना चुकी है। सुरह दुपट्टा ओढ़ कर वो बाहर निकली और सीधा रोज के कमरे की तरफ बढ़ी। मेंशन आज उसे सुनसान सा महसूस हुआ था। वह रोज के कमरे में तो वो बेड पर बैठी थी। रोज, तुम आज आई नहीं मेरे रूम में, और जजदान कहाँ है? ताबी के वहां पर वो चौंकी, जबकि चौंकी तो ताबीर भी थे। रोज, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो फौरी उसकी तरफ आई। कुछ नहीं मैम, आप इतनी सुबह यहाँ, सब ठीक है ना? उसने आंखें रख कर इस्तफसार किया था। तुम बताओ क्या हुआ है? जजदान ने कुछ कहा है? उसके दोनों हाथ थामे वो बेकरार हुई। नो मैम, ऐसे फ्लू की वजह से। तुम झूठ बोल रही हो, बताओ मुझे। मैम, उसके गले से लगती फुड़फुड़ कर रोई थी। पहली मर्तबा उसने रोज को रोते हुए देखा था। उसे संभालना मुश्किल हुआ था। रोज, जजदान की सर्द हवा पर वो अपना रोना भूलकर ताबी के कंधे में मुँह छुपा गए थे, जैसे रोज से छुपना चाह हो। जजदान, ताबी ने जजदान को देखा, जिसका चेहरा नहायत ही संजीदा था। जजदान, रोज को कुछ हुआ है? देखो ये कैसे रो रही है। आप कमरे में जाएं। जजदान ने कहकर उसे देखा था और फिर वो उसे देखता ही रह गया था, जिसकी नाक में वो पर छोटा सा डायमंड सज चुका था। उसने फौरी रुख बदला। तभी के चेहरे पर भी हया अल्लू तासर था, पर रोज की फिक्र सबसे ज्यादा थी। जजदान, रोज, उसे मैं संभाल लूंगा, आप जाएं, ये 2 मिनट में आपके पास आएगी। जजदान ने रोज को गुड़का कहा था, जो अब छुपने की राह तलाश कर थे। वो आज बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप खड़ी होकर बाहर निकली, पर जजदान के सरगोशी उसे बुखलाने पर मजबूर कर गए थे। उसने हिफत परी हुई निगाह उस पर डाले। मसमरेज, उसने आज फिर कहा था। यह लफ्ज उसका मतलब क्या था वो नहीं जानती थी, पर जजदान ने दोबारा कहा था। पर जजदान ने 2 बार कहा था और 2 मरतबा उसे वो लफ्ज के हर एहसास से बढ़कर लगा था। जजदान ने गहरी सांस खींचकर उसके वजूद से उठती हुई खुशबू को सांसों में बसाया और आगे बढ़ गया। उसका ये बेबाक अमल ताबी को वहां से भागने पर मजबूर कर गया था। ताबी के जाने के बाद वो रोज की तरफ आया। तुम्हें मैंने इतने साल इसलिए अपने साथ नहीं रखा कि तुम अपने सामने अपने दुश्मन को देखकर कमजोर पड़ जाओ। वह रोज को देता हुआ करहलकी से गोया हुआ। उसकी सफेद रंगत इस वक्त मुकम्मल गुलाबी हो चुकी थी। बास, मैंने हर मामले में आपका साथ दिया और आगे भी दूंगे, पर मुझे उस शख्स के सामने नहीं जाना। मुझे उस सबसे दूर रखें। खबरदार रोज, जो उल्टा सीधा बोली, एक जोर से थप्पड़ लगाऊंगा, और मेरा हाथ भी तुम जानती हो। बास, आप मारे या जो मर्जी करे, मगर मुझे आर्यन सागर के सामने कभी नहीं जाना। वो सीधी लहजे में बोलती। शट अप रोज, अब मेरी बात गौर से सुना। उसने तनबीह की तो उसने मुंह बनाया, लेकिन यजदान को परवाह नहीं थी। एक और लड़की की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द है। थोड़ी उल्टे दिमाग की है, लेकिन तुम्हारे सामने किसी की नहीं चलती। जैसे तबी को हैंडल करना, वैसे ही उसे हैंडल करना। पर सर, वो इस बारे में कल बात करेंगे। अभी जरफिशा हॉस्पिटल में है। क्या हुआ है उसे? रोज घबराई थी। गोली लगी है। ताबी के सामने अपना रोना नॉर्मल रखना उसे फिलहाल कोई टेंशन नहीं देने। पर बात, जरफिशा को कैसे कोई, उसे अब जरफिशा की फिक्र होने लगी थी। ये तो मैं भी नहीं जानता। उसने पेशानी रगड़ी। वो ठीक तो है ना? जजदान ने महज सर हिलाया था। तीसरी मरतबा उस कमरे में चेक करने आई थी, लेकिन वो होश गहरी नींद में डूबा हुआ था। शबनम बेगम और फरमान अली के साथ उसने नाश्ता किया था और फिर उन्हें रुखसत करके वो दोबारा कमरे में आते सो गया था। अब शाम के 7 बजे थे, लेकिन उसकी नींद नहीं टूटी थी और नाविया भी चाहती थी कि वो आज मुकम्मल आराम करे, लेकिन अब उसे फिक्र सताने लगी थी। तभी कमरे में दाल हुई और वहाज को हिलाना चाह, ताकि वो खाना खाकर मेडिसिन ले सके। वहाज, उसे बामुश्किल उसका बाजू हिलाया, लेकिन फिर चेहरे पर तफकर फैला। जहमों की वजह से उसको बाहर हो चुका था। वहाज, उठे, अब ठीक है? वो वहीं उसके करीब बैठे हल्कान हुई थी। सोने दो मुझे, वो बोझल सी आवाज में बोला। वहाज, आपको बाहर हो रहा है, अब कुछ खा लें। नाश्ता भी आपने बिल्कुल थोड़ा सा किया, वरना मैं आपको मेडिसिन दे देती। वो घबरा चुके थे। जाओ अनाबिया, डिस्टर्ब मत करो, मेडिसिन ले चुका हूँ, तभी अब तक सो रहा था। अब प्लीज जाओ। उसके आवाज में अब चिड़चिड़ापन था। मैं कैसे जाऊँ वहाज? आपको इतना तेज बाहर है, प्लीज एक बार उठकर डॉक्टर के पास चले जाएं। वो अब जहमों पर बंदी पट्टी को देखते हुए बोली। क्यों मेरे सर पर सवार हो रही हो? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी। क्यों नहीं समझती? करबट लिए सीधा बैठा, उसे अपने बाजू से पकड़कर अपनी जान खींचा था। उसने कांधे पर हाथ रखा, बामुश्किल फैसला बनाया। वहाज को उसका क्रेज फाता महसूस हुआ था, तभी उसे फासले पर कर गया था, लेकिन अनाबिया की गिरती उठती हुई पलकों की वजह से कांधों पर हाथ जमे रह गए थे। बहुत ही डीठ हो गई हो। उसने तर्स किया, जैसे उकसाया हो कि उसका चेहरा देख सके। नहीं वहाज, सिर्फ आपकी फिक्र है। बेसाता उसका हाथ वहाज की बड़ी दाढ़ी पर गया था, जबकि आंखों में बेकरारी सिमटे थे। उसका लम्स वहाज को साकत कर गया था। उसने तो सिर्फ चेहरा देखने की तमन्ना की थी। फजूल के नाटक। उसने अनाबिया का दिल जलाया।
اس کی सूरज सुर आंखें अनाबिया को रुलाने लगे थे। पहाड़ से सुस्ता सा चेहरा मजीद संजीदा लग रहा था। रोना मत वरना बाहर फेंक दूंगा। उसने आंखें मीच कर खोली और हाथ लटका था। फेंक दें बाहर, पर पहले कुछ खा लें। वो निचला लब बाहर निकाले बोली थी और वहाज को उसके अंदाज पर बेसाता हंसी आई थी, पर वो फौरन समेट गया था। दर्द इस वक्त जैसे कहीं जा सो गया था। सब बातें जैसे वो भूल सा गया था। उसे बीवी वाली फिक्र करते देखा उसे अच्छा महसूस हो रहा था। ना चाहते हुए भी आज मैं तुम्हारा मोहताज हो गया जो मैं कभी नहीं होना चाहता था। उसके तातों से कहने पर उसने ढेरों रोना आया था। उसे मोहताजी अल्लाह कभी किसी को ना दे, ऐसी मोहताजी अल्लाह कभी किसी को ना दे, उसने बेसाता कहा था। और वहाज ने हैरत से देखा। वो मेरा मतलब है कि अल्लाह कभी आपको तकलीफ ना दे, आपको कभी किसी का मोहताज ना करे। तुम इतनी समझदार हो, फिर तुम वो हरकत कैसे कर गई? वहाज चासियत से गोया था। जिन के पर्दे पर तलख माजी पर अपना तासुर छोड़ता हुआ उसे फिर से अपने होल में समेट गया था। वहाज जाओ यहाँ से। एक बार फिर वो बेगाना हुआ था। खाना खा लें, जाओ अनाबिया। उसने दरश्तगी से कहा था और फौरी वहां से खड़ी हुई। वो बैठ से उठा, लेकिन कांधे में होते हुए दर्द से लबेज गया था। वहाज आपको दर्द हो रहा है ना? आप बाद में जितना मर्जी गुस्सा कर लीजिएगा, लेकिन इस वक्त मुझे अपने पास रहने दे प्लीज वहाज। वह आज जानबूझकर हाथ जोड़ गया थी, जानती थी कि उसकी फ्रैपा पिघल जाएगा और ऐसा ही हुआ था। हाथ क्यों जोड़ती हो? नहायती बकवास हरकत लगती है मुझे। वो चिड़का गोया होता उसके हाथ जुट गया था। आप नहीं जोड़ेंगे। वो फौरी राजी हुई थी। जाओ जाकर लेकर आओ खाना और फिर मुझे दोबारा यहाँ पर नजर नहीं आना। अनाबिया के चेहरे पर खुशगवारी का तासर उभरा। तेजी से बाहर भागी थी। उसकी फुर्ती पर वे फिर से हैरान हुआ था। सिर्फ एक गुनाह था उसका, उसके बदले में वो पल पल जालिमी कर रही थी। आज उसकी फिक्र ने दिल में मसीह जगह हमार की थी। वह हाथ फ्रेश होने के लिए बढ़ा, लेकिन मोबाइल पर आते हुए कॉल से रोका। सेलफोन उठाकर उसने नंबर देखा। पहले दिल किया कि काट दे, लेकिन फिर न जाने किस जज्बे के तहत उठा चुका था। इब्तिदाई कलमात अदा करके दूसरी जन्म शख्स मुद्दे की बात आया था और वह हाथ के माथे पर तेवरी बढ़ती, लेकिन वह इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप हामी बढ़ गया था। मिस्टर शायान सागर, ये आज जो नुकसान हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारे सब आदमी मारे जा चुके हैं। आज फिर मीटिंग थी और आज फिर मीटिंग मिस्टर सहागल ने अरेंज किए थे, क्योंकि जो नुकसान उनका हुआ था वो उन्हें पूरी तरह से डबोने वाला था। मेरी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने सिक्योरिटी डबल करवाई थी। हर चेक पोस्ट पर अपना एक ऑफिसर खड़ा करवाया दिया था। वो टेबल पर हाथ मारकर खड़ा हुआ। मिस्टर सहगल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेशक आपने जो भी हिफाजती इंतजाम किए थे, लेकिन 600 के करीब लड़कियां थी जो हमारे हाथ से गई हैं। जानती हैं कितना नुकसान हुआ है? पूरे 2 साल की मेहनत थी जो सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्बाद हो चुकी है। उसकी जिम्मेदारियां तुम्हें दी गई थी। तुम्हारे एरिया का इंतजाम इसलिए किया गया था कि वहां पर तुम्हारे मुताबिक कोई सिक्योरिटी कोई कानून नहीं है। MNA साहब ने मिस्टर सहगल के फैसले को दुरुस्त कहा था। अपनी औकात में रहो। शायान MNA का गिरबान चक्री धरा था। मिस्टर सहगल ने नहायत इत्मीनान से शायान सागर का अंदाज देखा। हम यहाँ अपनी जंग के लिए नहीं आए। उसका अंदाज नहायत ही ठंडा और ठहरा हुआ था, पर उसमें की गई सर्दी शायान सागर की कनपट्टी की रग फड़का गए थे। शायान ने फौरी उसके गिरबान से हाथ हटाया और मिस्टर सहगल की चमकती हुई ग्रे आंखों की तरफ देखा। उसने गहरा सांस लिया और फिर बालों में हाथ फेंककर अपनी कुर्सी पर जा बैठा। इस मर्तबा हमला फौज की तरफ से हुआ है और पाक फौज पर हाथ डालना आसान नहीं है। अगर पुलिस की तरफ से होता तो मामला चुटकी में हल हो सकता था, लेकिन अब हमारे हाथ से मार आ चुका है और पैसा भी। उसकी भरपाई आप लोगों को किस तरह से करनी है ये मैं नहीं जानता। मिस्टर सहगल अब टेक लगाए बैठे शायान को देख रहा था। शायान की उसकी नजर वाज़े अपने ऊपर महसूस हुई थी। एक तरफ सनम की गुमशुदगी और दूसरी तरफ ये नुकसान। वह उलझ कर रह गया था, पर अब भरपाई करने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। मैं जानता हूँ कि यह हमला किसने करवाया। उसने मिस्टर सहगल को देखा, जिसका अंदाज अब भी नॉर्मल ही था। हवा में तीर चलाने का नुकसान तो वो जानता था, लेकिन अब उसे मिस्टर सहगल से पुराने बदले भी लेने थे। कौन? मीटिंग हॉल में चेमगोइयां होने लगे थे। जैन चौधरी, उसे नहायत ही इत्मीनान से कहा था। सबके चेहरे पर हैरानगी फैली। जिस गांव से आखिर 10 लड़कियां अगवा की गई ना, उसी गांव का सरदार है जैन चौधरी। लेकिन मैंने खुफिया जराये से मालूम करवाया कि वह शख्स पाक फौज का आदमी है। मिस्टर सहगल के मांस से ढके हुए चेहरे पर एक तलख मुस्कुराहट फैली थी। और अगर यह झूठ हुआ तो? मिस्टर सहगल ने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझाई। झूठ नहीं, सच है। मैंने अपनी बहन को इससे काम में लगाया था। वो अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन इतना वो जान गई है कि वह शख्स कोई आम आदमी नहीं है। शायान मुसलसल सामने बैठे मिस्टर सहगल को देख रहा था, जैसे जांचना चाह रहा हो कि यह शख्स कैसा ताकत देता है, लेकिन उसका अंदाज हमेशा की तरह नॉर्मल था। और यही शायान सागर का पहलू बदलने पर मजबूर कर रहा था। और इस वक्त तुम्हारी बहन कहाँ है? हो सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। MNA ने एक बार फिर दहल अंदाजी की थी और शायान ने हूं निगाह उस पर डाले। MNA साहब बिल्कुल ठीक कह रही है। कहाँ है तुम्हारी बहन? सहगल ने एक बार शायान को झुलसाया था।
وہ بھاگ چکی ہے، شایان نظریں چرائے ہوئے بولا تھا۔ واٹ؟ بھاگ چکی ہے؟ مسٹر شایان ساگر، وہ کوئی عام لڑکی نہیں، تمہاری بہن ہے، اور تم نہایت آرام سے کہہ رہے کو وہ بھاگ چکی ہے؟ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، وہ درستگی سے بولا۔ اس دھندے میں آنے کے بعد کوئی بھی پرسنل میٹر نہیں رہتا۔ شایان کا دل چاہا کہ وہ اس MNA کا سر پھاڑ دے جو آج کچھ زیادہ ہی بول رہا تھا۔ بہرحال جو بھی معاملہ ہے، اپنے بہن کا پتہ کرواؤ اور نقصان کی بھرپائی کیسے کرنی ہے اس کا سوچ کر مجھے یہاں پر بلایا جائے۔ مسٹر سہگل کھڑا ہو چکا تھا، اپنی محسوس چال چلتے وہ بورڈ روم سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ MNA تمسرانہ مسکرائے ہوئے مسٹر سہگل کے بعد باہر نکلا تھا۔ شایان ہونہار نکاح سے اسے گھورتا وہیں پر ٹھہر گیا تھا۔ ماضی، میرے کمرے میں کون گیا تھا؟ شہر میں آتے ہی وہ دوڑا تھا۔ 22 سالہ وحاش نے نہایت بیزاری سے اسے دیکھا۔ وہ آج ہی شہر سے واپس آیا تھا اور آفتابی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے شایان؟ کمال ملک بھی وہاں پر آئے تھے؟ تایا جان، میں نے 1000 مرتبہ منع کیا کہ میرے کمرے کی صفائی میری موجودگی میں کی جائے، لیکن شاید کچھ لوگ نہایت ہی ڈیٹ ہوتے ہیں۔ اسے تعبیر پر قحط الطف نگاہ ڈالی جو کہ سہم گئے تھے۔ شایان بھائی، میں چچے کے کہنے پر ہی آپ کے کمرے میں گئی تھی۔ تعبیر کی وضاحت پر فحاش نے مٹھیاں بیچی۔ جب انم اور سنم ہیں اس کاموں کے لیے تو تم کیوں گئی شایان کے کمرے میں؟ اسے تعبیر کی کلاس لیتے۔ وحاش، غصہ کیوں کر رہے ہو؟ میرے کچھ پیپرز وہاں پر پڑے تھے، اسی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا۔ 25 سالہ شایان نے حتی المکان اپنا لہجہ دھیما کیا تھا۔ وحاش، تمہارا اس معاملے میں بولنا بنتا نہیں ہے۔ کمال ملک نے جیسے شایان ساگر کی تائید کی تھی۔ کہنے کو یہ چھوٹی سی بات تھی، لیکن کمال ملک نے ہمیشہ وحاش سلطان کو غلط کہا تھا اور شایان ساگر حاوی رہا تھا۔ وہ باپ پر ایک نگاہ ڈالے اندر بڑھ گیا۔ شایان اب شہر میں اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس شروع کر چکا تھا، جو شروع جمال ملک نے کیا تھا، لیکن شایان اسے بلندیوں پر پہنچا رہا تھا۔ اور وحاش پولیس کا شعبہ جوائن کر چکا تھا، جس کے کمال ملک ہمیشہ کی طرح حلاف تھے۔ شایان ساگر کی اپنے گاؤں کے لوگوں سے محبت ڈکی چھپی نہیں دیتے۔ اپنے فائدے میں وہ اکثر لوگوں کے گھر میں راشن ڈلوا دیتا اور مالی مدد کر دیتا، اور کمال ملک اس کی عادت سے اس کے مزید معترف ہو گئے تھے۔ مزید کی خوبی گاؤں میں بڑا بڑا ہاسپٹل بنوا کر ابھری تھی۔ رایان ساگر ان دنوں شہر کا ہو کر آ گیا تھا۔ اسے شروع سے ہی درس و تدریس میں دلچسپی تھی اور انم کا ایڈمیشن بھی وہ اپنے ہی کالج میں کروا چکا تھا۔ سنم ابھی کافی چھوٹی تھی، جو ماں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ جمال ملک کی بیوی سنم بیگم گاؤں میں ہی ہوتی تھی۔ نہ بیٹوں نے کبھی اہمیت دی اور نہ ہی شوہر نے، پھر حویلی میں ان کی حیثیت کیا معنی رکھتی۔ احمد ہاؤس میں اس وقت کافی گہما گہمی تھی۔ مسز ایاز 12 سالہ پریحان کو ناشتہ کروانے میں مگن تھے۔ جو ماں باپ کی لاڈلی تھی، اپنے ہاتھ سے کھانا اسے آتا ہی نہیں تھا۔ گڈ مارننگ، یہاں آؤ سیدان۔ ایاز احمد نے سیڑھیوں کے قریب کھڑے ہوئے سادان کو اپنے پاس آنے کو کہا تھا، جو گرے ہائی نیک شرٹ اور گرے جینس کے ساتھ ہی بلیک سلیو لیس جیکٹ پہنے ہوئے کافی خوبرو لگ رہا تھا۔ گرے آنکھوں میں آج الگ ہی تاثر تھا۔ سادان انہیں ایک ایکسیڈنٹ کے دوران ملا تھا، جس کا حلیہ اسے کسی اچھے گھرانے کا پتہ دے رہا تھا۔ اس کے ماں باپ موقع پر دم توڑ گئے تھے، تبھی سادان کو وہ اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ اس کے بوڑھے بال اور سرخ و سفید رنگت انہیں نوفل جیسی ہی لگتی تھی۔ کبھی کبھی انہیں وہ یزدان کا عکس ہی لگتا تھا، جیسے لندن گئے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔ 10 سال کی عمر میں وہ اسٹڈی کے لیے یہاں سے بھیج چکے تھے۔ ان کے شعبے کی وجہ سے وہ نوفل کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے، اور پریحان کے لیے انہوں نے ہائی سیکورٹی رکھی ہوئی تھی۔ 20 سالہ سادان پچھلے 6 سال سے ان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ وہ اسے بھی اپنی طرح ایک کامیاب آفیسر بنانا چاہتے تھے، تبھی اس کا ایڈمیشن ایک اچھے کالج میں کروایا گیا تھا۔ انہوں نے اسے بیٹا کہا ہی نہیں تھا، سمجھا بھی تھا۔ نوفل یزدان کی اور اس کی حیثیت ایک برابر تھی۔ نوفل سے انہوں نے یہی کہا تھا، اس کا کزن ہے، اور 7 سمندر دور ہونے کے باوجود دونوں کافی ایک دوسرے سے اٹیچ تھے۔ ایک پریحان تھی جو ان سے ڈرتی تھے۔ سادان بہت ہی سخت طبیعت کا مالک تھا، کم بولنا، ہمہ وقت گہرے آنکھوں میں غصہ بڑے رکھنا، اپنی چیزوں کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہ کرنا، غرض ہر معاملے میں پریحان کو ڈرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ سادان ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھا اور بریڈ کا پیس نفاست سے اپنی پلیٹ میں رکھا۔ کہاں جا رہے تھے آج؟ ایاز احمد اس کی تیاری کو دیکھ کے استفسار کیا۔ فرینڈ کے ساتھ ایک پارٹی تھی انکل، وہاں جا رہا تھا۔ اتنی صبح پارٹی؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ لنچ پارٹی ہے انکل، پر ہمارے گروپ کو وہاں پر جانا جلدی تھا، اس لیے میں جلدی تیار ہو گیا تھا۔ تو مطلب اب تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ ایاز احمد مسکرائے۔ آپ کہیں گے تو آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا، پارٹی میرے لیے آپ سے ضروری نہیں ہے۔ اس نے پریحان کو دیکھا جو اب کھڑی ہو چکے تھے۔ ارے نہیں بیٹا، ہم پھر کبھی چلیں گے، ویسے بھی اب تو ساری عمر تم نے ملک کی خدمت کرنی ہے، ابھی خود کو وقت ہو پھر ملک کو۔ جی انکل۔ پریحان، ناشتہ کرو گڑیا، اس نے پریحان کو دیتے ہوئے کہا تھا۔ نو، میں کر چکی ہوں ماما،
میں جا رہی ہوں۔ پریحان کا اسکول سردی کی وجہ سے 9 بجے شروع ہوتا تھا، تب بھی وہ صاحب کے ساتھ ہی ٹیبل پر ناشتے پر موجود تھے۔ ہیو اے گڈ ڈے مائی پرنسس۔ ایاز احمد اس کی پیشانی چومی۔ اوکے انکل، میں بھی نکلتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ اچھے سے انجوائے کرنا۔ وہ بھی کھڑے ہو چکے تھے۔ سعدان بیگ لیتا ہوا باہر نکلا، جہاں پر پریحان گاڑی کے پچھلے دروازے کو کھول کر بیٹھ چکے تھے۔ سعدان نے ڈرائیور کو روکا اور خود دوسری طرف سے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ وہ خوف سے اچھلے تھے۔ آئندہ اگر اس لڑکے سے تم نے کوئی الٹی سیدھی بات کی تو تم مجھے بتاؤ گے۔ اس کی گڑی آنکھوں میں قہر بڑا ہوا تھا۔ سعدان بھائی، اس نے مجھ سے پین لے کر تھینکس کہا تھا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ اب وہ بھی نہیں کہے گا اور تم مجھے اس کے پاس بالکل بھی نظر نہ آنا۔ سعدان نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی اور گاڑی سے نکل گیا تھا۔ اس نے اٹکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ پریحان کا خاص خیال رکھا کرو۔ انکل نے تم لوگوں کو ذمہ داری دیا تو اس کی ذمہ داری کو اچھے سے نبھاؤ۔ وہ ڈرائیور اور گاڑی سے حکم دیے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پریحان کی گاڑی کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے دوبارہ تنبیہ کی تھے اور پریحان خوف سے سفید پڑ گئے تھے۔